वेलकम फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही पावरफुल टूल बॉलिंजर बैंड के बारे में। अगर आपने बॉलिंजर बैंड सही तरीके से अप्लाई करना सीख लिया तो आपका जो निर्णय है वो काफी हद तक आपके फेवर में रहेंगे। बॉलिंजर बैंड का परफेक्शन लेवल बहुत हाई है। बॉलिंजर बैंड को डीप में समझने के लिए हम चार्ट पे चलते हैं। आई एम दिनेश कुमार, NISM सर्टिफाइड फॉर डेरिवेटिव एनालिसिस। चार्ट के लिए हम investing.com पे चलते हैं। ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। तो ये जो चार्ट ओपन हुआ है इसमें जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न लगा हुआ है। इसको हम हेकिनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न में चेंज कर लेते हैं। ये हेकिनाशी हमने लगा लिया। हेकिनाशी इसलिए कि क्योंकि जो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें डायरेक्शनल क्लैरिटी नहीं होता, इसीलिए मैं हेकिनाशी यूज़ करता हूँ। जिसको जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करना है वो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ कर सकता है। अब हम इसमें बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं। तो ये इंडिकेटर स्लेस से हम बॉलिंजर बैंड को पिकअप कर लेते हैं। तो ये बॉलिंजर बैंड हमारा ड्रॉ हो गया। इसमें 3 बैंड होते हैं। सेंटर में जो रेड कलर का लाइन है उसको हम मिडिल बैंड बोलते हैं, टॉप में जो लाइन है उसको हम अपर बैंड बोलते हैं और नीचे में जो लाइन है उसको हम लोअर बैंड बोलते हैं। तो इसमें अगर जो प्राइस है वो मिडिल बैंड के ऊपर है, मतलब हम इसको मानते हैं कि पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। और अगर प्राइस मिडिल बैंड के नीचे है तो हम इसको मानते हैं कि नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। तो जब मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में हो तो हमको लॉन्ग पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, और जब नेगेटिव टेरिटरी में हो तो हमको शॉर्ट पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। अब ये जो मिडिल बैंड है वो 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन होता है। मान लो हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर रहे हैं तो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। अगर हम दूसरा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो जो भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं उसका 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन है। और ये जो टॉप बैंड है और लोअर बैंड है ये सिंपल मूविंग एवरेज का जो लाइन है उससे ±2 का डेविएशन होता है। तो डेविएशन इसको समझते हैं। मान लो कोई शेयर का प्राइस 100 रुपया है, 20 दिन का अगर उसका प्राइस का फ्लक्चुएशन निकालते हैं, एवरेज फ्लक्चुएशन, तो एवरेज 5 रुपए का फ्लक्चुएशन आया है पर डे। तो मतलब उसमें एक दिन में 5 ही रुपए का फ्लक्चुएशन होता है। तो ये जो हम टॉप बैंड और लोअर बैंड हम ड्रॉ करते हैं इसमें जो एवरेज प्राइस है उसका दुगुना ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन हो गया। इससे जो 20 दिन का एवरेज प्राइस है उससे दुगुना इसको मान लेते हैं कि इसी बीच में फ्लक्चुएशन हो सकता है, प्राइस में फ्लक्चुएशन। तो जो प्राइस है वो अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में ही रहेगा, ये हम मान के चलते हैं। अब बॉलिंजर बैंड को यूज कैसे करना है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई इसमें बाइंग और सेलिंग कब करना है। जैसे बहुत सारे लोग बोलता है कि जैसे अपर बाउंड्री को टच किया तो हमको शॉर्ट पोजीशन बना लेना है, लोअर बाउंड्री को टच किया तो हमको बाइंग पोजीशन ले लेना है। तो वो बिल्कुल गलत है। इसको यूज कैसे करना है वो हम समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक नेरो रेंज को ले लेते हैं। ये एक नेरो रेंज हमने ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत कम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो अपर बाउंड्री टच करके फिर नीचे आ जा रहा है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज में है। तो कंसोलिडेशन फेज में प्राइस में वेरिएशन बहुत कम होता है। तो इस पीरियड में तो हमको कोई पोजीशन लेना ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ऊपर और नीचे बस वो जिग जैग होता रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉफिट तो कुछ आना नहीं है। इसीलिए इस पीरियड में हमको कोई पोजीशन नहीं बनाना है। हमको पोजीशन तभी बनाना है जब ये कैंडल या तो अपर बाउंड्री को क्रॉस करे, ब्रेक करे, या लोअर बाउंड्री को ब्रेक करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहला ग्रीन कैंडल जो है वो उसका जो क्लोजिंग है वो मिडिल बैंड के ऊपर हुआ है। तो पहला इंडिकेशन दिया कि ये पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंच गया है। और दूसरा जो ग्रीन कैंडल है उसका हाइट प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाइट से हायर है, और ये जो है बॉलिंजर बैंड के टॉप बाउंड्री को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है, मतलब ब्रेक किया है। तो ये हो गया हमारा नेक लाइन ब्रेकआउट। जब नेक लाइन ब्रेकआउट आता है तो ये एक लंबा मूव देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेकंड कैंडल के बाद नेक लाइन ब्रेकआउट आया। यहाँ पे आप पोजीशन बनाते तो जब तक ये कैंडल बाउंड्री के साथ लगा हुआ है या जो भी कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो हायर हाई की तरफ है तब तक आप बने रह सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने पोजीशन लिया होता तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाउंड्री के साथ कंटिन्यूअसली यहाँ तक लगा हुआ है और इसके बाद बाउंड्री से हटा है, लेकिन बाउंड्री से हटने के बाद भी जो कैंडल का हाइट है वो हायर हाई बना रहा है। तो जब तक हायर हाई का फॉर्मेशन है तब तक हम बने रह सकते हैं। और यहाँ पे पहला रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये बॉलिंजर बैंड की बाउंड्री से हटा हुआ है। तो जब बॉलिंजर बैंड की बाउंड्री से हटा हुआ है
तो वो वीकनेस का पहला सिग्नल देता है। लेकिन यहाँ पे कंजिक्यूटिव जो ग्रीन कैंडल है वो हायर हाई में चल रहा था, इसीलिए हम बने रह सकते हैं। अदरवाइज जब तक ये बाउंड्री के साथ चिपका हुआ है तभी तक हमको बने रहना है, जैसे बाउंड्री से हटता है हमको हट जाना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना भी बाउंड्री से हटने के बाद भी जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो हायर हाई था, इसीलिए हम इसके साथ बने रहे। और उसके बाद जब सबसे पहला रेड कैंडल मिला तो हमको यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करना है। तो ये तो पहला नियम हो गया। अब इसको दूसरे जगह में भी समझ लेते हैं। अब इस पोजीशन पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे भी जो नेक लाइन है वहाँ पे हमको पोजीशन नहीं बनाना है। ये वाला जो कैंडल है इसने सबसे पहले अपर बैंड को तोड़ा, अपर बैंड को तोड़ के ऊपर में बैंड के ऊपर में ही क्लोजिंग दिया। तो ये सबसे पहला इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि जैसे ही इसने नेक लाइन को ब्रेक किया उसके बाद जितने भी कैंडल्स हैं वो सब बाउंड्री के साथ लगे हुए हैं। तो जब तक ये बाउंड्री के साथ लगे हुए हैं तब तक इसमें रेजिलियंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है या बहुत ज़्यादा मोमेंटम है। तो जब तक ये कैंडल बाउंड्री के साथ टच कंडीशन में है और ग्रीन कैंडल का ही फॉर्मेशन है तब तक हमको बने रहना है। और जैसे ये बाउंड्री से हटता है तब आपको सचेत हो जाना है कि भाई इसका मोमेंटम खत्म हो गया है, स्ट्रेंथ खत्म हो गया है, चाहो तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। तो डिसिप्लिन तो यही होना चाहिए कि जैसी बाउंड्री से हटता है और छोटा कैंडल का फॉर्मेशन होता है आपको इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस पोजीशन पे एंट्री किया होता तो यहाँ के जाते तक आपको बहुत अच्छा मूव मिल जाता है। जैसे आप प्राइस देख सकते हो, यहाँ पे है 15,517 का प्राइस है और यहाँ पे है 15,669। तो ये 15 मिनट का कैंडल है। तो 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से बहुत अच्छा मूव मिल गया है। तो आप इस डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो या आपका स्विंग ट्रेडिंग का प्लान है तो आप 15 मिनट चार्ट के जगह में आप आवरली चार्ट को यूज कर सकते हो। तो बॉलिंजर बैंड का सबसे पहला नियम जो है वो ये है कि आपको नैरो रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ वो अपर टेरिटरी में हुआ तो हमको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। मान लो यही नीचे की साइड ब्रेक डाउन हुआ रहता या नैरो रेंज जो है नीचे की साइड टूट के रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और रेड कैंडल जो है वो लोअर बाउंड्री के साथ चिपक के रहता तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाते। तो इसको भी समझ लेते हैं। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे एक नैरो रेंज का फॉर्मेशन हुआ, नैरो रेंज में है मतलब हमको नो ट्रेड जोन में है, नो ट्रेड जोन में है तो हमको कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल है वो मिडिल बैंड के नीचे क्लोज हुआ और उसके बाद जो सेकंड रेड कैंडल है वो भी जो मिडिल बैंड है उससे नीचे क्लोज हुआ और जो बॉलिंजर बैंड की बाउंड्री है उसको लोअर साइड में ब्रेक करके क्लोजिंग दिया। तो ये जो दो रेड कैंडल का फॉर्मेशन है वो लोअर लो वाला फॉर्मेशन है। लोअर लो मतलब पहला रेड कैंडल के बाद दूसरा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जिसका हाइट पहले रेड कैंडल के हाइट से लोअर साइड में क्लोजिंग दिया और ये जो है वो लोअर बाउंड्री को तोड़ा है और बाउंड्री के साथ टच्ड कंडीशन में है, मतलब ब्रेक करके ही बंद हुआ है। मतलब ये इंडिकेशन दिया कि आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाए होते तो ये एक लंबा हमको डाउन साइड में मूवमेंट मिल जाता। अब इसमें प्रॉफिट तब बुक करना है जब ये बाउंड्री से हटा है। तो बाउंड्रीज कब हटा है? ये जो डोजी का फॉर्मेशन हुआ है इस समय पे ये बाउंड्री से हटा है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो ब्रेकडाउन पे और जब ये बाउंड्री से हटने लगे कैंडल तब आप प्रॉफिट बुक कर लो। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाए रहते तो यहाँ तक बने रहते तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। तो बॉलिंजर बैंड को यूज करने का तीसरा नियम ये है कि जब ब्रेकडाउन हो तब हमको पोजीशन बनाना है। कंसोलिडेशन फेज में हमको बिल्कुल नहीं बने रहना है। तो कंसोलिडेशन फेज जो है वो उसमें चाहे बायर हो या सेलर हो दोनों परेशान होते हैं लेकिन प्रॉफिट किसी का नहीं होता है, नुकसान ही होता है। तो जो सेलर होते हैं या जो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बना के प्ले करते हैं उनको वो बेनिफिट मिल जाता है। तो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से किस पोजीशन पे हमको एंट्री नहीं करना है तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड के बाउंड्री से हटा है। बाउंड्री से हटने के बाद वो कंटिन्यूअसली एक सर्टेन प्राइस रेंज के बीच में ही रहा है। तो ये सीधा सा क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई आप इस बीच में एंट्री ना करो, अदरवाइज ना तो प्राइस ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा और ये सिंपली एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। उससे अच्छा है आप यहाँ से दूर रह सकते हो। तो बॉलिंजर बैंड में बहुत कुछ समझने का नहीं है, इसको हमेशा एक कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करना है। तो जैसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट,
जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हमको एंट्री करना है और यहाँ पे बोला कि एग्जिट करना है, तो इसको अगर किसी टेक्निकल इंडिकेटर के साथ वेरीफाई कर लेते हैं तो वो एक ज़्यादा अच्छी कंडीशन है। तो बॉलिंजर बैंड को कभी भी यूज़ करना है तो एक टेक्निकल इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ MACD, उससे ज़रूर वेरीफाई करा लेना है। तो अगर हम यहाँ पे MACD लगाते हैं तो जिस पॉइंट पे मैंने एंट्री का बोला था, यहाँ पे MACD भी क्लियर सिग्नल दे रहा था कि आप इसमें एंट्री कर सकते हो, क्योंकि जो MACD है वो क्रॉस ओवर दे के रखा हुआ है और जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर है। तो MACD के हिसाब से भी ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट था। और MACD ने एग्जिट का पॉइंट कब दिया, वो दिया है इस लेवल पे। तो MACD के हिसाब से अगर आप फॉलो करते हो तब भी आपका वेरिफिकेशन है कि भाई आप इस पोजीशन पे एंट्री किए रहते तो इस पोजीशन पे निकल सकते थे। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि जैसी बाउंड्री से हटे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो। तो कभी भी बॉलिंजर बैंड को यूज करना है तो कॉम्बिनेशन में एक टूल जरूर होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, वो है MACD। MACD बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अगर आप बॉलिंजर बैंड के साथ यूज करो। तो कॉम्बिनेशन हमारा सिंपल है, एक हेकिनाशी कैंडल स्टिक पैटर्न यूज करना है, दूसरा है बॉलिंजर बैंड यूज करना है। तो बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज करना है आपने देख लिया, और उसको वेरिफिकेशन करना है तो MACD के साथ आप वेरीफाई कर सकते। यहाँ तक तो हमने समझ लिया बॉलिंजर बैंड को यूज कैसे करना है। अब आने वाले पार्ट में हम VWAP और RSI के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट की कंप्लीट लर्निंग चाहिए तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। इसमें कंप्लीट लर्निंग, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो और डेरिवेटिव एनालिसिस, सारा का कॉम्बिनेशन है। यहां तक साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।